हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपका सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए बेटे मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2। एमटीपी 1 का वीडियो मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिया था। आज हम एमटीपी 2 निपटाने वाले हैं बेटे। और एक और चीज, एमटीपी 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन पुराने थे, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, और जो पढ़ा वो बहुत कम मात्रा में था। लेकिन एमटीपी 2 में कुछ क्वेश्चन नए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, वहां तो मैं क्लास बुक के क्वेश्चन की नंबरिंग बता के निकल जाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन नए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और एमटीपी का फॉर्मेट सारे बच्चों को पता है, वही फॉर्मेट है जो आपके फाइनल एग्जाम्स का रहता है। वही दो पार्ट रहते हैं बेटे, पार्ट 1 पार्ट 2। जो आपका पार्ट 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड है, 30 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। और जो पार्ट 2 है ये डिस्क्रिप्टिव है आपका, 70 मार्क्स का। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये एमसीक्यू बेस्ड है, 30 मार्क्स। पार्ट 2 है वो डिस्क्रिप्टिव है, वो है 70 मार्क्स। तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 निपटाना चाहिए बेटे, जो आपके एमसीक्यूज हैं 30 मार्क्स के। तो हम एक एक करके केस उठाएंगे, एमसीक्यू हम इसको कवर अप करते जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है बेटे। तो मैं सबसे पहले केस 1 शुरू करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। ये हमारा केस 1 है। और अगर मैं इस केस में इस पार्ट के ऊपर डिस्कशन करता हूं, इस पार्ट पे, तो ये है बेटे AS 28 का इंपेयरमेंट का। जब आप फाइनल में आएंगे तो इंड AS 36 पढ़ेंगे इंपेयरमेंट पे, इंटर में AS 28 है। मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं, क्या कहता है जरा। A Limited had acquired an item of property plant equipment on 1st April 22 for 48,000 lakhs। हमने कब खरीदा? हमने खरीदा जी 1 अप्रैल 22 को। कितने में खरीदा? 48,000 लैक्स में। डेट हमने नोट कर ली और कॉस्ट भी हमने नोट कर ली कि कितने में खरीदा था। The following are the estimates of the cash flow related to the PPE on 31st March 25। ये जो आपको कैश फ्लोज बता रहे हैं, इन कैश फ्लोज की डेट है 31st मार्च 25। इसका मतलब 22, 23, 23, 24, 24, 25, ये 3 साल निकल चुके हैं मेरे बच्चे। हमने अगर ये एसेट खरीदी है 1/4/2022 को, और मैं आपको कैश फ्लो बता रहा हूं 31 मार्च 2025 को, इसका मतलब एसेट को परचेज किए हुए 3 साल हो गए हैं। तो हमारा जो इंपेयरमेंट टेस्ट है वो हम एसेट खरीदने के 3 साल बाद कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो 31 मार्च 2025 के बता रखे हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स, कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, और रिकवरेबल अमाउंट आपको पता है वैल्यू इन यूज और एनएसपी, विच एवर इज हायर। और विच एवर इज हायर रिकवरेबल आ गया, उसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, और अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। तो पहले देखे तो सही आगे क्वेश्चन कैश फ्लोज क्या बता रहा है। ये जो 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का ये कैश फ्लोज गिवन है, इसको डिस्काउंट करेंगे, वैल्यू इन यूज आ जाएगा। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट रेट आपका 10% है, और ये आपके पीवी फैक्टर्स दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर्स ना हो तो हम ले लेते हैं 3 डेसिमल तक। क्वेश्चन में दे रखे हैं तो जैसे दे रखे हैं वैसे यूज कर लेते हैं। 3 है, 4 है, 2 है, फिर हम सवाल पैदा नहीं करते, जो क्वेश्चन ने बता दिया वो यूज कर लिया। फिर हमें क्वेश्चन आगे क्या बताता है जी? दी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। कितने साल की लाइफ है? 8 साल। 8 में से भैया 3 तो निकल ही गए, अब तो 5 ही रह गए। 3 साल तो निकल गए, 5 रह गए। और इसकी साल्वेज वैल्यू क्या बता रहे हैं हमें? इसकी साल्वेज वैल्यू है 2000, और इसका एनएसपी क्या बता रहे हैं? 27,000। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? कैरिंग अमाउंट। देखो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, मैं आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ, बाद में एमसीक्यू टिक कर लेंगे। तो अगर आपको कैरिंग अमाउंट निकालनी है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट है जी 48,000, माइनस करूंगा डेप। अब डेप कैसे आएगा? कॉस्ट में से पहले साल्वेज माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा 8 से, मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन 3 साल का लेना है। तो 48,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, तो ये आ गया 17,250। तो बताओ फिर कैरिंग अमाउंट कितनी है जो बुक्स में पड़ी है मेरे पास? मेरे पास बुक्स में ये कैरिंग अमाउंट पड़ी है सर। और ये कैरिंग अमाउंट कहाँ काम आएगी? इंपेयरमेंट लॉस निकालने के काम आएगी। अगर आप इंपेयरमेंट लॉस निकालना चाहते हैं तो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये है 30750। ये आपको वर्किंग ग्राफ में तो करनी पड़ेगी ना बेटे। एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं जरा। हमें क्वेश्चन आगे क्या बता रहा है? कैश फ्लोज। ओके, मुझे निकालना है वैल्यू इन यूज, तो वो कैसे आएगा? 5000 मैं यहाँ लिख दूँ, 909, यहाँ लिख देता हूँ 826, यहाँ लिख देता हूँ 751, यहाँ लिख देता हूँ 621, और मैं पहले इसमें जोड़ूंगा 2000, क्योंकि जो आखिरी कैश फ्लो है उसमें साल्वेज वैल्यू ऐड करेंगे हम।
साल्वेज वैल्यू भी आपको मिलनी है, वो भी कैश फ्लो में काउंट होती है, आपको मैंने क्लास में बता रखा है। ये 7000 आ जाएगा और इस पे क्या लगा देंगे, अच्छा यहाँ पे आएगा 683 और यहाँ पे आएगा 621। निकालो, ये मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर तो चलाना है बेटे। 5000 इंटू 909 4545, 7000 इंटू 826 5782, 7000 इंटू 751 5257, 9000 इंटू 683 6147, 7000 इंटू 621 7000 इंटू 621 4347। टोटल मारो इसका, 26078। तो मुझे आप एक बात बताओ, वैल्यू इन यूज कितना आ गया 26078 और एनएसपी कितना गिवन है, एनएसपी है 27000, तो विच एवर इज हायर 27000। वैल्यू इन यूज आपका कम है, एनएसपी ज्यादा है, विच एवर इज हायर 27000 को हमने रिकवरेबल मान लिया, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया, बताओ कितना। अगर मैं 30750 में से 27000 माइनस करता हूं तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया ये 3750। अब मेरे पास इस केस स्टडी के सारे आंसर हैं, आप मुझे कैरिंग अमाउंट पूछो, मुझे पता है, वैल्यू इन यूज पता है, एनएसपी पता है, इंपेयरमेंट लॉस पता है, बस आपको क्वेश्चंस में जाना है और एप्रोप्रिएट आंसर पे टिक लगानी है। तो मैं जब इनके एडिशनल इंफॉर्मेशन में गया और मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा, इनका जो सेकंड क्वेश्चन है पहले वो निपटाओ। कहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू इन यूज ऑफ द पीपीई एट द एंड ऑफ 31 मार्च 25। तो वैल्यू इन यूज ये रहा सर, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसका आंसर है 3। मैं थोड़ा सा और आगे गया, कहते बताओ जी व्हाट विल बी द इंपेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इंपेयरमेंट लॉस ये रहा जी हमारा 13750, इसका आंसर है 1। हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो इंपेयरमेंट के 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर के 2, 4 नंबर पक्के हो गए आपके। मुझे जरा क्वेश्चन में वापस जाने दो बेटे, मुझे केस स्टडीज और देखने दो जरा क्या कहती हैं। देखो केस स्टडीज में क्या कहता है, ये हमें कहता है जी ए लिमिटेड हैज 5 बिजनेस सेगमेंट्स। यहीं से आपको पता लग गया कि ये जो केस है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का है। कितने सेगमेंट बता रहे हैं बेटे, 5, और इनके प्रॉफिट और लॉस भी बता रहा है आपको। तो आपके 3 सेगमेंट प्रॉफिट में है, 1 2 3, 390 प्लस 750 प्लस 3000, ये तो प्रॉफिट में है। लॉस वाले अलग कर लो, लॉस वाले ये रहे, ये प्रॉफिट वाले, ये लॉस वाले हैं, इन दोनों का टोटल मारो, 390 750 3000 4140, 1150 और 2250, ये बनते हैं 3400। विच एवर इज हायर क्या है, 4140। ठीक है ना बेटे, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, 740। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में रिपोर्टेबल सेगमेंट की 3 बेसिक कंडीशन बताई थी, उसमें से एक था प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट वाले अलग कर लेते हैं, लॉस वाले अलग कर लेते हैं, फिर विच एवर इज हायर निकालते हैं, इसके बेसिस पे सबकी परसेंटेज निकलेगी। अब मान लो ये 390 है, तो 390 बाय 4140, बताओ ये कितने परसेंट है। तो ये बनता है जी 9.42। क्या ये 10% है, नहीं है। क्या ये 10% है, नहीं है। 10% वो होगा जो 414 से ऊपर होगा, 414 से ऊपर होगा, क्योंकि कम से कम 10% शेयरिंग तो चाहिए होती है। तो ये रिपोर्टेबल है क्योंकि 414 से ऊपर है, क्योंकि 414 का 10% 414 बनता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम से कम 414 तो होना ही चाहिए ना। तो उसके बेसिस पे ये चारों रिपोर्टेबल है, बस ये आपका अनरिपोर्टेबल है। आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्टनेस से चलेंगे तो टाइम बचेगा, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एन ओ पी क्यू ये 4 रिपोर्टेबल है, सिर्फ एम को छोड़ दो आप। और ये चीज इन्होंने एमसीक्यू में पूछी है हमसे, हमसे पूछ रहा है, ये देखो क्या कहते हैं। ये फर्स्ट एमसीक्यू है, कहता है आप बताओ जी कौन से बिजनेस सेगमेंट है जो आपके रिपोर्टेबल है। आपसे रिपोर्टेबल सेगमेंट मांग रहा है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट है एन ओ पी क्यू, पहला आंसर ही सही है सर इसके अंदर। ये गलत है, एम एम ये तो वैसे ही गलत हो गया, एम तो लिस्ट में आ ही नहीं सकता, इसमें 2 बता रहे तो गलत है, तो ये आंसर है रिपोर्टेबल का 1। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, इतने प्यार से आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कराए हुए हैं, मैं तो वैसे जल्दबाजी नहीं करता क्लास में, है ना। चलें आगे, अब और क्या रह गया इसमें, एक इसमें बेटे और केस स्टडी है हमारे पास,
और ये केस स्टडी कौन सी है जी? ये है बेटे AS20, डाइल्यूटेड EPS पे है। देखते क्या कहता है क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट दे रखा आपको आफ्टर टैक्स 15,60,000। आपको नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बता रहा है 8 लाख। हमें नंबर ऑफ शेयर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज आपको दे रखी है इन्होंने। वेटेड एवरेज है हमारे पास 6.5 लाख। अगर आप मुझसे पूछो कि बेसिक EPS कितना है, तो मैं बोलूंगा 15,60,000 डिवाइडेड बाई 6.5 लाख, क्योंकि मुझे वेटेड एवरेज चाहिए होती है। तो 15,60,000 डिवाइडेड बाई 6.5 लाख, ये आ जाएगा 2.4। ये हमारा बेसिक EPS है। पर आपसे बेसिक मांगेगा नहीं ना, आपसे डाइल्यूटेड मांगेगा, क्योंकि बेसिक तो इजी हो गया। फिर हमें क्वेश्चन आगे कहता है जी, एवरेज फेयर वैल्यू बता रहा है एक शेयर की 25, एक्सरसाइज प्राइस बता रहा है आपको 20, और नंबर ऑफ ऑप्शन बता रहा है 80,000। मैंने आपको ESOPs में बताया था फ्री शेयर निकालने होते हैं। तो फ्री शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या था? फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन फेयर वैल्यू इनटू ऑप्शंस। तो क्या 1/5 20,000 शेयर आ गए, 16,000 शेयर आ गए। ये जो 16,000 शेयर्स हैं ये आपके फ्री शेयर्स हैं, और इसकी सेविंग क्या होगी? 0। ऑप्शंस में सेविंग कुछ नहीं होती, और ऑप्शंस को हम 100% डायल्यूटिव मानते हैं। जब मल्टीपल पोटेंशियल शेयर होते हैं तो ESOP को पहले यूज करना होता है आपने। इसको हमेशा रैंक 1 मिलता है, आपको पता है इस बात का। अच्छा, तो करना क्या है? हमें कॉलम बनाना होता है, एक तरफ नेट प्रॉफिट का, एक तरफ वेटेड एवरेज का, और एक तरफ EPS का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक 15,60,000, 6.5 लाख, 2.4। फिर हम इसमें जोड़ेंगे ESOPs, नेट प्रॉफिट 0, शेयर जोड़ेंगे 16,000, तो ये आ जाएगा वही 1560। ये कितना आ जाएगा? 666। EPS कितनी आ जाएगी? 6.5, 660, 666, 2.34। आगे रीड करते हैं जी। एक इनके पास 30,000 कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी हैं। अगर 30,000 बॉन्ड है, 100 रुपए का रेट है, तो 30 लाख के हो गए। और अगर ये 30 लाख के हो गए, 6% इसका रेट है, तो 30 लैक्स का 6% के हिसाब से 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया। और इसका टैक्स रेट कितना है? 30%। हम इसका लेंगे 70%। हम इसका लेंगे 70%। 1,80 का 70% कितना आ गया? 1,26। ये सेविंग आ गई। इंटरेस्ट को लेते हैं नेट ऑफ टैक्स, तो 30% हटा के देख लो। तो अगर मैं इसमें डिबेंचर जोड़ता हूं तो 126, 126 इसमें आएगा ना, प्रॉफिट में आएगा 126। बहुत बढ़िया जी। शेयर बताओ, आपका एक बॉन्ड 4 शेयर में कन्वर्टिबल है। तो अगर आपके पास 30,000 बॉन्ड है और एक के 4 बनाने हैं, तो 1,20,000 शेयर हो गए। इसमें जोड़ो 1,20,000, बताओ कितना आया? तो 1560 प्लस 126, ये आ गया 1686। और ये कितना आ गया जी? ये आ गया बेटे 786। 1686 डिवाइडेड बाय 786, 2.145। राउंड ऑफ करेंगे तो 2.15। ये डाइल्यूटेड EPS आ गया आपका। और रैंक्स आपको पता है, हमें लोअर टू हायर चलना होता है, इसलिए मैंने पहले ESOP को लिया, फिर डिबेंचर को लिया। अगर इसमें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी होते तो फिर आपको इंक्रीमेंटल EPS निकाल के फिर उनको रैंक देने पड़ते। यहाँ काम आसान था, 2 ही थे। तो ESOP रैंक 1 है, डिबेंचर 2 है। तो ये आपका मैक्सिमम डाइल्यूशन है, मैक्सिमम रिपोर्ट करना होता है। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो ये रहा 2.15। ये आपसे पूछ रहा है डाइल्यूटेड EPS क्या है, तो इसका आंसर आ गया 2। ये 4 क्वेश्चन है बेटे आपके। तो मैं जरा एक बार समराइज करता हूँ क्या क्या आंसर आए थे। अच्छा, 1, 2, 3 और एक 4। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर क्या था? 3। ठीक है। इसका आंसर क्या था? 1। इसका आंसर था 1। और इसका आंसर क्या है? 2। इसका आंसर आया 2, और इसका आंसर था 1। 1 3 1 2। अब आंसर से कंपेयर कर लेते हैं। 1 3 1 2 है क्या? 1 3 1 2, ये रहा जी 1 3 1 2। ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटे आपका। 4 क्वेश्चन, 2 2 नंबर के, 8 नंबर के MCQ आपके कंप्लीट हो गए। पहला केस आपका डन हो गया। एक केस है उसमें भी 4 AS पूछ लिए, बताओ। AS28, 3 AS पूछ लिए। AS28, सेगमेंट रिपोर्टिंग AS17, और EPS AS20। एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग AS पूछ रहे हैं, बताओ शॉर्टकट से कैसे काम चलेगा। मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे रील देखी,
उसमें एक टीचर बता रहा है ये 40 क्वेश्चन कर लो, एग्जामिशन पक्की। भैया मैं तो नहीं करता ऐसी स्टडी, मुझे पास नहीं होना, मुझे सीए बनना है। और सीए बनने का मतलब यह है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो। ये नहीं है कि मैं आर्टिकलशिप में सीख लूंगा, पहले पास हो जाऊं। फाइनल में भी बच्चे ये करते हैं, डमी ले लेते हैं, तैयारी करते रहते हैं, डिग्री हाथ में आ जाती है, मैं बाद में कब सीखोगे यार। ये शॉर्टकट्स जिंदगी में काम नहीं आते। शॉर्टकट से आप अगर कामयाब हो भी गए, जिंदगी भर पछताओगे। मत करो ये काम। जो लोग इंस्टा पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, सारा दिन स्ट्रेटजियां बना बना के पेले जा रहे हैं, पहले उनसे तो पूछो कि तुमने जिंदगी में क्या कर लिया। तुम स्ट्रेटजी में करो, तुम कहां तक पहुंचे अपनी जिंदगी में, सोसाइटी में आप कहां तक रिकॉग्निशन पाई आपने। शॉर्टकट मत फॉलो करो बेटे, प्रोफेशन है, लाइफ लॉन्ग अपनाओ इसे, जिंदगी भर आपने रोटी खानी है इस प्रोफेशन की। तो सीए बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए विद स्टडी बनना इंपॉर्टेंट है। मत करो ये काम। देखो हम मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, मैं 5-4 साल और पढ़ा लूंगा, पर जिन बच्चों तक मेरी बात पहुंच रही है वो मेरे को बाद में याद करेंगे, वो अपने लेटर 30s में याद करेंगे कि सर कहते होते थे कि यार हमने पंगा ले लिया। पास हो भी गए ना, जिंदगी पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हें। मैं आ गया जी केस नंबर 2 पे बेटे। ये हमारा केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 और ये केस नंबर 2 बेटे इन्होंने हमें बताया है, ये वाला पार्ट AS9 का, रेवेन्यूज का। A Limited, an Indian company listed on National Stock Exchange, लिस्टेड कंपनी का केस है। वैसे तो लिस्टेड कंपनी पे इंडियस लगते हैं, नलायकों को पता नहीं एएस बना रखा है, ठीक है चलो। इज एंगेज्ड इन वेरियस बिजनेसेस, ओके। इट्स टूरिज्म बिजनेस सेल्स हॉलीडे पैकेजेस टू द कस्टमर, हॉलीडे पैकेज बेचते हैं, फ्लाइट्स के टिकट्स हो गए, होटल की बुकिंग हो गई, ठीक है। द कंपनी नेगोशिएट्स upfront with the airlines for purchase of tickets for a particular date and resells those tickets to the customer। ये कमीशन बेसिस पे काम नहीं करते, ये पहले एयर इंडिया की टिकट खुद परचेज करते हैं अपने नाम पे और फिर वही टिकट कस्टमर को रीसेल करते हैं। मतलब टिकट के बीच में कमीशन नहीं कमाया जा रहा, पहले टिकट खरीदी जा रही है फिर टिकट बेची जा रही है। तो परचेज ऑफ टिकट अलग शो करेंगे, सेल ऑफ टिकट अलग शो करेंगे, हम यहाँ पे कमीशन नहीं कर रहे हम। तो नेट इनकम की बात नहीं होगी। और वैसे भी AS9 कहता है रेवेन्यू मीन ग्रॉस इनफ्लो, वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये मैं पहली लाइन लिखवाता हूं आपको। हमें क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, ए लिमिटेड बियर्स द लॉस फॉर एनी अनसोल्ड टिकट। हमने टिकट खरीद के रख ली और हम उसको बेच नहीं पाए, वो हमारा लॉस हो जाएगा। यानी परचेज अलग है, सेल अलग है। जब हमारे पास कस्टमर आता है हम तब टिकट लेने नहीं जाते, टिकट खरीद के रखी हुई है, कस्टमर आते जाते हैं हम देते जाते हैं, और अगर कस्टमर नहीं आता अनसोल्ड रह जाती है, वो राइट ऑफ हो जाती है। A Limited also assist the customers in resolving with the service provided by airlines, वो ठीक है जी। However, such each airline is responsible for fulfilling ये तो बात की कहानी है। ये तो वही बात है ना कि मैंने एप्पल का स्टोर खोल लिया और एप्पल का फोन कस्टमर को बेच दिया। मैं पहले एप्पल से खरीद के लाता हूँ फिर कस्टमर को बेचता हूँ, फोन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास सर्विस सेंटर भी है, तो एप्पल के सर्विस सेंटर पे जाके वो ठीक करा सकता है। ये तो वही बात होगी ना कि मैंने एयरलाइन की टिकट बेच दी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो एयरलाइन वाले उसको ठीक करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने टिकट बेच दी, काम खत्म। हम उसको उसकी प्रॉब्लम के लिए एयरलाइन के पास भेज देंगे, वो बेकार की बात है। आप इसका क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बस आपसे पूछ सकता है कि ग्रॉस लेना है कि कमीशन लेना है। ये देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर ए लिमिटेड फॉर इट्स टूरिज्म बिजनेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS9। ग्रॉस बेसिस, नेट बेसिस, डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी, या इंडियन गैप अलाउज अ चॉइस टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ग्रॉस बेसिस। नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 चॉइस नहीं देता आपको, वो तो ये कहता है AS9 कहता है रेवेन्यू मींस ग्रॉस इनफ्लो, नेट बेसिस की तो बात ही नहीं करता AS9। अकाउंटिंग पॉलिसी कभी AS को ओवररूल नहीं कर सकती, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करनी चाहिए। नेट बेसिस नो, ग्रॉस बेसिस, इसका आंसर है 1। हम टिकट खरीद के लाते हैं फिर बेचते हैं, तो जितने की टिकट बेचेंगे वो हमारा रेवेन्यू है और जितने में खरीदेंगे वो हमारा परचेज है, तो ग्रॉस बेसिस। आप सेल और परचेज के बीच में कमीशन नहीं निकाल सकते अपना ना। मेरे पास एक कस्टमर आया तो मैं तुरंत जाता हूं एयरलाइन के पास कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे बुक कर देता हूं, वो कमीशन है, ये नहीं। यहां साफ साफ लिखा हुआ मैं पहले परचेज करता हूं फिर सेल करता हूं
और अगर अनसोल्ड रह जाती है वो राइट ऑफ कर देता हूँ। तो ग्रॉस बेसिस पे जितने की टिकट बेचूंगा वो मेरा रेवेन्यू है, और जितने में खरीदूंगा वो मेरी परचेज है। फिर मैं आगे सर इस क्वेश्चन के इस पार्ट में, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। क्या कहते हैं जी, ए लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट है, हॉस्पिटल बनाना है, फिक्स्ड प्राइस है 4 करोड़। ये फिक्स्ड प्राइस हो गया 400 का। बताओ जी बिल्डिंग परचेज की इन्होंने कितने की, 160 की, बिल्डिंग मटेरियल सॉरी, और मटेरियल बचा कितना है इसमें से अभी 60। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो 160 माइनस 60 100, 160 का मैंने मटेरियल खरीदा, 60 का भी पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरी कंजम्पशन कितनी हुई 100 की। बताओ लेबर कितनी है, लेबर चार्जेस हैं 120 की। एक मैंने इक्विपमेंट यूज किया 3 साल तक, ओहो, यानी काम चलते हुए 3 साल हो गए हैं, काम चलते हुए 3 साल हो गए हैं अगर मैंने यूज कर लिया है 3 साल के लिए। बताओ इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 200, और इसकी लाइफ कितनी है 15, तो मुझे डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा 200 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3। अच्छा ये आ गया 40, तो ये हो गया 120 220 260, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। एक मुझे बता रहा है एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट मेरी है 160, टोटल कितना हो गया 420, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 400, तो 20 का तो लॉस हो गया। और मैंने क्लास में एक बात बोली थी कि ये जो 20 का लॉस है हम इसे दो तरीके से बांटते हैं, एक तो कंप्लीशन मेथड से निकालते हैं और बाकी का प्रोविजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 260 आपके लग चुके, तो मैं करूंगा 260 बाय 420, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा पहले मैं, 260 बाय 420, तो ये आ गया 61.90। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 400 से, तो 248, ये मेरा रेवेन्यू आ गया। इसमें से मैं माइनस करूंगा 260, तो ये 12 का लॉस आ गया। ये तो मेरा एक्चुअल लॉस है। अब ये जो 61.9 है, तो रिमेनिंग कितना रह गया, इसके लिए मैं प्रोविजन बनाऊंगा। तो प्रोविजन कितना बनेगा 420 माइनस 420, 20 पे ये प्रोविजन बनेगा। लास्ट में आंसर 20 ही आता है भाई, 420 लगने हैं, 400 मिलेंगे, टोटल लॉस 20 का ही आएगा, लेकिन हम ब्रेकअप में दिखाते हैं कि ये कंप्लीशन का है जी, ये प्रोविजन है हमारा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ब्रेकअप नहीं पूछा इन्होंने, सीधा पूछ लिया बताओ लॉस कितना है आपका, तो लास्ट फिगर तो 20 ही आएगी। और अगर आपसे पूछता कि रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू तो आपका होता 248। आपसे पूछता जी लॉस एज पर रेवेन्यू कितना है 12, प्रोविजन कितना है, प्रोविजन बनता 8, लॉस आपका 20। आपको इतने सारे क्वेश्चन किए बेटे क्लास में आपने, कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हम। तो ये देखो इसका नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ऑन द कंस्ट्रक्शन, लॉस पूछ रहा है, लॉस तो लॉस 20 आएगा, इसका आंसर है 2। रेवेन्यू पूछता तो 248 आता, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। ओवरऑल लॉस 20 ही आना है, 12 का लॉस है, 8 का प्रोविजन है, 20 आएगा, लेकिन लॉस पूछिए सीधा आंसर। अच्छा फिर हमारे पास है बेटे क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये पूछा इन्होंने AS23 में से, एसोसिएट में से। देखते क्या कहते हैं जी, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक इन बी ऑन 1 अप्रैल 24 फॉर 2 लाख रुपीज। 10% से तो एसोसिएट बनती नहीं है, आपको आगे बताएगा। 10% स्टेक खरीदा, 1/4/24 को खरीदा, 2 लाख में खरीदा, ठीक है। फिर इसने 15% शेयर खरीदे, ये खरीदे अक्टूबर में 3,10,000 के। फिर 15% खरीदे, 1 अक्टूबर 24 को ही खरीदे, और ये खरीदे 3,10,000 के, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 5,10,000, और ये हो गया 25%। एसोसिएट के लिए चाहिए 20%, बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन सारे बच्चों को पता है AS23 की पहली कंडीशन क्या होती है, 3 ही तो स्टेप्स होते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी मेड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। रिकॉर्डिंग कॉस्ट पे करनी है और गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपने आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है, तीसरा डिविडेंड पेड को लेस करना है। 3 स्टेप्स का खेल होता है बेटे सारा। ये मेरी कॉस्ट है। मुझे आगे क्वेश्चन कहते हैं जी, द नेट एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब इक्विटी, कैपिटल प्लस रिजर्व। बताओ कितने थे, 17 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, अलग अलग डेट्स को, ठीक है। तो अगर ये 17 लाख रुपए, इसका 10% निकालो, तो ये 170 शेयर बनता है मेरा,
अगर 20 लाख का मैं 15% शेयर निकालूं तो ये 3 लाख बनता है, रिस्पेक्टिव डेट्स है ना। जिस दिन मैंने 10% शेयर खरीदे इक्विटी 17 लाख है, जिस दिन मैंने 15% शेयर खरीदे इक्विटी 20 लाख है, तो मेरा टोटल इक्विटी का शेयर बनता है 470, कॉस्ट है मेरी 510, तो गुडविल आ गई 40,000 रुपए। रिकॉर्डिंग 510 पे ही होगी, तो आप लिखोगे शेयर इन नेट एसेट्स 470, गुडविल 40,000 और इनिशियल कॉस्ट है 510। ये चीज आपको आगे बताएगा, देखो यही आपका एमसीक्यू है, अगर आप आगे चेक करेंगे तो यही आपका एमसीक्यू है बेटे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। गुडविल आ गई 40,000 रुपए की। इसका आंसर क्या है? 2। इसका आंसर क्या था? 1। तो वो क्या गया? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2। 1 2 2 3 क्वेश्चन हो गए बेटे। 1 2 2 याद रखेंगे हम। 1 2 2 ये इनके आंसर्स हैं। 5 6 7 1 2 2। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो। इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड? क्या कोई डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? टू बी मेड इन रिलेशन टू इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 25 लाख ग्रांटेड बाय ए टू बी। अब आपसे पूछ रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि बी कंपनी में हमने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस परचेज किया है, तो जो बी है वो एक एसोसिएट है ऑफ ए। तो क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी है? बिल्कुल है। पैराग्राफ 3B, पैराग्राफ 3B अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ये AS 18 का क्वेश्चन आ गया। हमारी एसोसिएट, मैंने बोला था ना, हम किसी के एसोसिएट है, हमारा कोई एसोसिएट है, हम किसी के जॉइंट वेंचर है, हमारा कोई जॉइंट वेंचर है। पैराग्राफ 3B, तो ये रिलेटेड पार्टी है, बिल्कुल है। आपस में 25 लाख रुपए का लोन दे रहे, तो लोन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। क्या इसका डिस्क्लोजर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो जहां कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता और ट्रांजैक्शन होती है, वहां पे रिपोर्ट में जाना। तो आप देखो, ये आंसर तो वैसे ही कट गया, नो वाला। तो यहां पे लिखा हुआ यस सही लग रहा है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस गलत है। यहां पे लिखा हुआ है यस सही लग रहा है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस गलत है। यहां लिखा हुआ है यस, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। तो 5 6 7 8, इसका आंसर है 1 2 2 एंड 2। 1 2 2 2, ये 4 आंसर हो गए आपके। 4 क्वेश्चन और हो गए, 8 नंबर और हो गए आपके। मैं आपको चेक कराऊं आंसर, ये देखो 5 6 7 8, 1 2 2 2, 4 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर के हैं, 8 नंबर और पक्के हो गए आपके। 8 ये थे और 8 ये, टोटल 16 नंबर के एमसीक्यू आपके हो गए। हमें आगे चलना चाहिए बेटे। देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? ये बताऊं किसमें से? ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में से। मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 होती हैं आपकी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। ये फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं, और मैं क्लास में हमेशा कहता हूं कि अगर कोई एंटिटी इन अजम्पशंस को फॉलो कर रही है तो कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, कोई आपको कुछ नहीं बताना, क्योंकि ये माना ही जाता है कि इसको फॉलो करके बनाया होगा आपने। लेकिन अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो नहीं करते तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देखते क्या कहता है क्वेश्चन। विविड टेक्सटाइल लिमिटेड prepares its financial statements on the assumption that it will continue its operation foreseeable future। कौन सी assumption है? गोइंग कंसर्न। ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सोच के बना रहे हैं कि नियर फ्यूचर में अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, तो ऐसा होता ही है, तो गोइंग कंसर्न है, इसका कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत थोड़ा ना है। विद नाइदर द इंटेंशन नोर द नेसेसिटी टू लिक्विडेट और मटेरियली कर्टेल द स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये ना तो इसको बंद करेंगे ना इसको कट डाउन करेंगे, ये चलता रहेगा, ये इनकी असम्पशन है। तो ठीक है ना, इनकी क्या, सबकी असम्पशन होती है। और अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आप बिजनेस बंद करने वाले हैं तो गोइंग कंसर्न असम्पशन फेल हो जाएगी, फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यहां पे कोई डिस्क्लोजर बनता नहीं है। द कंपनी डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक मेंशन ऑफ दिस असम्पशन एनीवेयर। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इन्होंने कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं किया कहीं भी। क्या ये एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। कंपनी ने अगर किया तो बिल्कुल सही किया, डिस्क्लोजर बनता ही नहीं, करें क्या। तो इसमें 2 आंसर तो कट गए, जहां पे नो नो कह रहा है। नहीं नहीं सर, इज दिस एक्सेप्टेबल? यस एक्सेप्टेबल, तो आंसर में यस आएगा। तो जो नो वाले आंसर है तो कट गए आपके दोनों। अगर ये कह रहा है नहीं जी एक्सेप्टेबल नहीं है डिस्क्लोजर, तो अरे भैया फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, इसका क्या डिस्क्लोजर दें।
फॉलो नहीं करता तो डिस्क्लोजर देना होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट में यस सही तो लग रहा है। वेयर द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are followed in preparation the presentation of financial statement, specific disclosure is not required since their acceptance and use are assumed। बिल्कुल ठीक है। डिस्क्लोजर इज नेसेसरी ओनली इफ अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption is not followed। अरे भाई साहब करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फिर यहां वाला यस क्या है? बट ओनली इफ कंपनीज ऑडिटर सर्टिफाइज इन राइटिंग दैट assumption हैव बीन। ना गलत बात है ना, हमें ऑडिटर के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते ये सही है। डिस्क्लोज कब करेंगे? जब फॉलो नहीं करेंगे। इसका आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं आंसर में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर है 2। लो जी, 2 नंबर और पक्के हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटे? रमन एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक पार्टनरशिप फर्म अपने स्टेटमेंट्स बना रही है। द अकाउंटेंट सेज दैट सिंस द फर्म इज नॉट अ कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट रेलेवेंट। ये गलत बात हो गई। ना 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 ना, मैंने आपको क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन कॉर्पोरेट एंटिटी पे भी बताया था, नॉन कॉर्पोरेट पे भी बताया था। नॉन कॉर्पोरेट में क्या क्या आते हैं? पार्टनरशिप्स आती हैं और इंडिविजुअल्स आते हैं। तो ये अगर पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर एएस नहीं लगा रहा तो गलत कर रहा है। क्या बोल रहा है कि एएस रेलिवेंट नहीं है। अकाउंटेंट को लगता है कि ये कंपनी नहीं है तो एएस रेलिवेंट नहीं है। गलत बात है। एएस रेलिवेंट क्यों नहीं है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रेलिवेंट ओनली टू लिस्टेड कंपनीज। ना, लिस्टेड कंपनीज पे तो इंडियस लगते हैं, एएस लगते ही नहीं ना। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मस्ट अप्लाई ओनली इंड एएस, ये भी गलत है। Accounting standards for non-corporate entities are issued by ICAI and are relevant subject to applicability। ये सही है, yes correct है। ICAI इशू करता है और exemptions के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटे। हमें देखना पड़ता है क्या क्या exemptions हैं इनके पास। पार्टनरशिप फर्म्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉलोइंग। अरे भैया पार्टनरशिप फर्म्स को मना कर रखा है, ऐसा नहीं। इसका आंसर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 3। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर है 3। लो बेटे 10 क्वेश्चन हो गए आपके। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है जी। ओमेगा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन इज कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए AS 7 बना हुआ है, बोरोइंग कॉस्ट के लिए AS 16 बना हुआ है, PPE के लिए AS 10 बना हुआ है, इन्वेंट्रीज के लिए AS 2 बना हुआ है। तो किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे कोई स्पेसिफिक AS है हमारे पास, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसके लिए स्पेसिफिक AS बना हुआ है, ठीक है। बट क्या हुआ जी? द फाइनेंस मैनेजर believes that a different treatment appears more consistent with the framework। What should Omega to do? इनका फाइनेंस मैनेजर होगा MBA और MBA कहता है तुम्हारा AS कुछ भी कहता है छोड़ो, हम फ्रेमवर्क देखेंगे। फ्रेमवर्क कौन सा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको पढ़ाया था, आपकी पेन ड्राइव का लास्ट चैप्टर स्टडी मेट से कराया था आपको। तो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शेड्यूल 3 को चेंज कर देते हैं। अगर किसी ट्रांजेक्शन पे कोई स्पेसिफिक AS बना हुआ तो वो मैंडेटरी है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग आपने करनी है तो AS 7 से ही होगी, PP की अकाउंटिंग AS 10 से ही होगी, बोरिंग कॉस्ट की AS 16 से ही होगी। आप किसी फ्रेमवर्क को रेफर करके AS नहीं छोड़ सकते अपना, AS मैंडेटरी होते हैं। तो जो फाइनेंस मैनेजर है ये तो पागल है, ये तो MBA है, इसको तो नॉलेज ही नहीं है। ये कह रहा है AS छोड़ो फ्रेमवर्क पकड़ो। अरे भैया तो अपना काम कर, AS लगाएंगे हम। तो क्या कहता है? फॉलो द फ्रेमवर्क बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल। नो। फॉलो द टैक्स लॉ। नो। इग्नोर बोथ। फॉलो मैनेजमेंट। नो। फॉलो द स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिकॉज फ्रेमवर्क डज नॉट ओवरराइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, कोई भी फ्रेमवर्क AS को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसका आंसर है 4। कहते हैं मैनेजमेंट की सुनो, इनकम टैक्स की सुनो, इधर की सुनो। अरे भैया AS की सुनो। तो अगर AS को छोड़ने तो पढ़ क्यों रहे हैं फिर हम? अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक AS में है तो वही माना जाएगा। तो 11वें का ऑप्शन है 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा इसका आंसर 4। ये भी हो गया सर, 11 क्वेश्चन हो गए। 2-2 नंबर के 22 नंबर पक्के हो गए सर आपके।
चलो जी आगे चलते हैं। फिर आगे जी हमारे पास केस सिनेरियो नंबर 3। ये कौन से एएस पे है? ये है AS19 लीजिस पे है। ये तो आपको आता है सर। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास बुक का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, देखो। केतन प्राइवेट लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट विद मेहरा लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग मशीनरी। किस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है? मशीन परचेज करने का। और कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है? फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। तो ये जो केतन है ये बन गया लेसी और ये हो गया जी लेसर। ठीक है, जो आगे देखते हैं ना। लीज टर्म बताओ कितने साल का है जी? 4 साल का। मशीनरी की फेयर वैल्यू बताओ कितनी है? 20 लाख रुपए है। ओके, फेयर वैल्यू 20 लाख रुपए है। एनुअल लीज रेंटल बताओ कितने? 625 है और एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। बहुत बढ़िया। जीआरबी बताओ कितनी है? जीआरबी है 125। अगर आप एमएलपी की बात करो तो एमएलपी का फॉर्मूला था लीज रेंटल प्लस जीआरबी। अगर आप इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इसका फॉर्मूला बनता है ये हम लेसी के लिए निकालते हैं, ये हम लेसर के लिए निकालते हैं। लेसर और लेसी के बीच में यूजीआरबी का डिफरेंस होता है। मैं यूजीआरबी की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इन्होंने हमें आरबी बताई है 375। तो 375 में से अगर मैं 125 माइनस कर देता हूं तो 2 लाख रुपए का इसमें यूजीआरबी भी है। बट ये यूजीआरबी लेसर के लिए होगा, लेसी के लिए नहीं होगा। तो दोनों की बुक्स में दोनों रिस्पेक्टिव वैल्यूज अलग अलग आएंगी। लेसी अपनी अकाउंटिंग करता है एमएलपी पे, लेसर अपनी अकाउंटिंग करता है नेट इन्वेस्टमेंट पे। दोनों की बुक्स में यूजीआरबी का डिफरेंस चलता है, आपको पता है इस बात का। कुछ नया तो है नहीं, मुझे आगे पढ़ने दो। ये लाइन मैंने पढ़ ली। इम्प्लिसिट रेट बताओ कितने? इम्प्लिसिट रेट है 15% का। डिस्काउंटेड रेट आपको बता दिए इन्होंने। 4 डेसिमल दे रखे हैं बेटे, ये 4 डेसिमल दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना। आप जो दे दिए वही यूज करेंगे, नहीं तो मैं 3 डेसिमल लेता हूँ, इन्होंने 4 बताए। कहते हैं आप हमें एमसीक्यू बताओ जी, बताओ 12वां क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एमएलपी ओवर द पीरियड? पीवी ऑफ एमएलपी नहीं पूछ रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी नहीं पूछ रहा, टोटल पूछ रहा। टोटल, टोटल का मतलब ग्रॉस एमएलपी कितना है। तो 625 लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 125 तो ये बन गया। 125 का इसमें जीआरबी है तो 2625 आएगा इसका आंसर। क्या पूछ रहे हैं? एमएलपी। और एमएलपी में यूजीआरबी नहीं आता, एमएलपी लेसी के लिए निकालते हैं हमेशा। तो ये रहा इसका आंसर 3, 2625। 625 के 4 रेंटल है और एक जीआरबी है, 2625 हो गया। तो इसका आंसर है 3। बताओ अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी? अब प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया, आओ। तो 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, इसका टोटल मारो, एनओटी निकालो। 1 2 3 4, 2.855। रेंटल आपका सेम है, ये आ गया 1784 375। एक आपका जीआरबी है 1,25,000 का, कौन सा है? 5718, 71,475 रुपए। 1855 850, ये इसका पीवी आ गया, ढूंढो। है ये रहा 2, तो इसका आंसर आ गया 2। 3 and 2, 3 and 2, कोई मुश्किल काम नहीं। तो 12वां और 13वां आप टैली करो, 3 और 2। ये रहा जी 12वां और ये रहा 13वां, ये रहा 3 और ये रहा 2, बिल्कुल करेक्ट है जी। 2 एमसीक्यू रह गए बस आपके, वो भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। एट व्हाट वैल्यू शुड द लीज एसेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ केतन इंसेप्शन? आपको मैंने क्लास में बताया था ना क्या फॉर्मूला होता है। लेसी की बुक्स में एक फॉर्मूला होता है फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर। तो फेयर वैल्यू तो बेटे 20 लाख है, ये आया था 1855,850, तो इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, एंट्री पास कर लेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, जो भी मेहरा जो भी उसका नाम है यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर है ये, पीवी ऑफ एमएलपी पे जाएगा, पीवी ऑफ एमएलपी पे। मैं आ गया जी 15वें क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर? ये क्या क्वेश्चन हुआ? प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है किस चीज की? लीज पेमेंट की, और वो भी फर्स्ट ईयर की।
तो पहले साल की पेमेंट 625 है और इसका पीवी फैक्टर है ये, यही है ना, ये रहा इसका पीवी फैक्टर। तो अमाउंट निकालो कितनी आई, 8696, 5,43,500, ये रहा जी 5,43,500। इसका आंसर भी 2 है, इसका आंसर भी 2 है, ये दोनों चेक कर लो आप, ये रहा 2, ये रहा 2। इस एमटीपी के एमसीक्यूज में ज्यादातर आंसर 2 वाले थे। ये 15 क्वेश्चन है बेटे, 15 एएस पूछ के बैठ जाते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग एएस पूछ लेते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। मैं एक बात और बता रहा था बेटे, आजकल आपके पेपर बन रहे हैं एआई बेस्ड। इंस्टीट्यूट का पेपर पहले तो एग्जामिनर बनाया करते थे, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है आपकी पेपर फ्रेमिंग में, और एआई बहुत स्मार्ट है। वो जितनी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते आए हैं ना, सब फेल होने वाली है। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, और अगर नहीं सुधरोगे रिजल्ट और गिरेगा। पिछली बार बोथ ग्रुप में ऑल ओवर इंडिया में 4,000 बच्चों ने भी पास नहीं किया था, 3965 की फिगर थी, 3900 कुछ बच्चे पास हुए थे पूरे इंडिया में। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, एक कंट्री है ये। तो मैं कैसे मान लूं कि बच्चा पढ़ रहा है, और अगर पढ़ रहा है फिर सही ढंग से नहीं पढ़ रहा, वो स्ट्रेटेजी बना रहा है। ना तो ये 11वीं 12वीं के पेपर है, ना आपके बीकॉम के पेपर है, ना उस तरह के टीचर स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं आपको, और जो बना रहे हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये स्ट्रेटेजीज उनको तो हेल्प करती हैं जो पूरा सिलेबस करके बैठे हैं, 2-2 बार रिवीजन करके बैठे हैं, पर जिस बच्चे की रिवीजन, जो बच्चा इसी को फाइनल मान के पढ़ाई कर रहा है ना, वो फंस जाएगा। बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं बेटे, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं। इस तरह का स्मार्ट वर्क ये आज के दौर में नहीं, हम हमेशा देखते आए हैं। मत करो, पता नहीं एआई कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन बना के देगा आपको। डिटेल में पढ़ लो तो फायदे में रहोगे। और मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आपको टाइम देना पड़ेगा सीए को, डे बाय डे टफ ही होना है, आसान कुछ नहीं है बेटे ना। जीवन अगर आसान होता तो सारे देवी देवताओं को श्राप मिलके, उनको एक ही श्राप मिलता था, जाओ तुम धरती पे। जब भी आप देखो, हमारे जितने भी मैं शास्त्र जितने हमने देखे हैं, कथाएं हम देखते हैं, हमने जितने भी सार पढ़े हैं ऋषि वेद व्यास जी के, उसमें एक ही बात आती है, जब भी कोई देवता से गलती होती है, इवन भगवान विष्णु को भी जो श्राप मिले हुए हैं, किसी, वैसे तो भगवान विष्णु को श्राप लगता नहीं, लेकिन वो संतों की भक्ति का आदर करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गांधारी ने श्राप दे दिया कृष्ण जी को, उनको थोड़ा ना कोई श्राप लगता था, पर वो कहते कोई बात नहीं, अगर मैं वरदान देता हूं तो मैं श्राप भी एक्सेप्ट करता हूं। भगवान ने मंजूर किया, उसको पूरा किया। मैं ये क्या कहता हूँ, आप जितनी भी चीजें पुरानी पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है देवताओं को श्राप देते हैं, जाओ तुम भूलोक में जाके मरो, तुम भूलोक में जाओ। तो अगर इस धरती पे जीवन इतना आसान होता तो देवताओं को श्राप देकर यहीं पे थोड़ा ना भेजा जाता। ये संघर्ष है, ये संघर्ष है, जीवन बहुत लंबा है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे, ये आपके हाथ में है। या तो आप मौज मस्ती कर लोगे, या आपकी अगली पीढ़ी मौज मस्ती करेगी। अब आप डिसाइड कर लो, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसे काम मत करना कि आपकी अगली पीढ़ी आपकी दुनिया से जाने के बाद आपकी फोटो पे चप्पल मारे कि हमें कर्जे में डुबो दिया, हमें मुसीबतों में छोड़ गए। क्योंकि बच्चों में आजकल पेशेंस बहुत कम है। तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत करो, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ अच्छा करो। डोंट टेक शॉर्टकट्स, सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव करो। पेपर दिया, मेहनत की, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हारना नहीं है। जब कोई काम अपने हाथ में लिया, इसको पूरा करो। स्ट्रेटेजी मत बनाओ बेटे ना, बड़ी खतरनाक होती है सर। पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गया बेटे, 70 मार्क्स का, और पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। फिर आपने 5 में से 4 करने, सीधी सी बात है। 70 नंबर का पेपर है, 14-14 नंबर के 5 क्वेश्चन आने, 6 देंगे, 6 में से आपको 5 करने, पहला कंपलसरी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1A। बताओ कहां से पूछा गया, ये पूछा AS25 IFR, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से। इंटरिम बोलो, इंटरिम बोलो सर, बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, क्या कहता है क्वेश्चन, accountants of Vaibhav Limited showed a net profit of 950 for the second quarter of 26 after incorporating the following। ये 4 पॉइंट्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये 4 पॉइंट्स इन्होंने सही इनकॉर्पोरेट करे या गलत इनकॉर्पोरेट करे। कितना प्रॉफिट है, 9.5 लाख रुपए का। ऐसे क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में है, पर मैं एक बार 5 मिनट डिस्कस कर लेता हूं, एक रिवीजन ही हो जाता। चलो,
मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर 950। आगे चेक करते हैं क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया। पढ़ो सबसे पहला पॉइंट 60,000 रुपीज के बैड डेट्स थे। शायद आपको याद हो AS25 में मैंने बड़ा जोर दिया था एक चीज पे कि आप एक्सपेंसेस को या इनकम्स को ना तो डेफर कर सकते हैं ना प्रीपोन कर सकते हैं। जिस क्वार्टर से बिलोंग करता है उसी क्वार्टर में आएगा। आप ये नहीं कह सकते जी खर्चा ज्यादा हो गया आगे हम राइट ऑफ करेंगे फ्यूचर में डेफर करेंगे ना। सेकंड क्वार्टर का खर्चा है सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ करो, सेकंड क्वार्टर की इनकम है सेकंड क्वार्टर में लिखो, ना डेफर कर सकते हो ना प्रीपोन कर सकते हो। 60,000 के बैड डेट्स हैं इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 60,000 के बैड डेट्स हैं सेकंड क्वार्टर के, ठीक है। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डेफर 60% ऑफ द बैड डेट्स टू द नेक्स्ट क्वार्टर। क्या ये सही किया? नहीं सर। 60,000 का 60% 36,000 रुपए अगली क्वार्टर में ले गए। क्या ये सही किया? नहीं सर। क्या होना चाहिए? राइट ऑफ करो 36,000 रुपए यहां से। जो 60% बैड डेट्स आपने डेफर किए हैं वो थर्ड क्वार्टर में राइट ऑफ नहीं होंगे, इसी क्वार्टर में राइट ऑफ होंगे, तो आपको 36,000 माइनस कर लेने चाहिए। डेफरमेंट इज नॉट अलाउड, आपको पता है इस बात का। मैं आ गया जी सेकंड पॉइंट में। क्या कहता है सेकंड पॉइंट में? देखो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 50,000 ड्यू टू लॉस ऑफ इन्वेंट्री इन अ फ्लड। 50,000 का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, इन्वेंट्री का लॉस है फ्लड की वजह से, कोई बात नहीं। अगर ये सेकंड क्वार्टर में हुआ तो सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ होगा। वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, इसी क्वार्टर का है। हैज बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर, तो बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। सेकंड क्वार्टर में बाढ़ आई, कोई इन्वेंट्री का 50,000 का लॉस हो गया, इन्होंने सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ कर लिया, तो सही किया भाई। जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में राइट ऑफ कर तो लिया, सही तो कर रहे हैं। गलत क्या है? कुछ नहीं, नो ट्रीटमेंट, सिर्फ नोट लिखना है दिस ट्रीटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट में आ गया द कंपनी चेंज्ड इट्स मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द क्वार्टर। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं चेंज इन एस्टीमेट। तो सेकंड क्वार्टर में मेथड चेंज हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो कोई बात नहीं। रिजल्टिंग इन एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000, कोई बात नहीं। सेकंड क्वार्टर में 30,000 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा में राइट ऑफ कर लेंगे, जिस क्वार्टर का खर्चा है उसी क्वार्टर में से जाएगा, कि तो कहने वाली बात ही नहीं। दिस एंटायर अमाउंट ऑफ 30,000 हैज बीन चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस इन द सेकंड क्वार्टर ओनली, तो ठीक ही तो है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसका कुछ करना ही नहीं। 30,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन आया, सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ कर दिया, सेकंड क्वार्टर का था, सही कर रहे हैं। डेफरमेंट हो रहा है क्या? नहीं। कोई प्रीपोन कर रहे हैं? नहीं। सेकंड क्वार्टर की चीज सेकंड क्वार्टर में लिख रहे हैं तो सही तो कर रहे हैं, हम क्या करें। अच्छा एक और पॉइंट है जी, अ कॉस्ट ऑफ 80,000 वाज इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लान्ड मेजर रिपेयर ऑफ द मशीनरी। किसी मशीनरी पे 80,000 रुपए का रिपेयर हुआ है, अच्छा, विच इज अंडरटेकन एवरी ईयर एंड बेनिफिट्स होल ईयर्स प्रोडक्शन। बेनिफिट छोड़ो, कौन सी क्वार्टर में रिपेयर हो रही है? सेकंड क्वार्टर में, राइट ऑफ कर दो सेकंड क्वार्टर में। 80,000 का खर्चा सेकंड क्वार्टर में रिपेयर के नाम से बुक हो जाएगा। द कंपनी हैज चार्ज्ड द एंटायर 80,000 इन द सेकंड क्वार्टर इटसेल्फ, तो सही तो कर रहे हैं ये भी। कहते हैं सारे का सारा खर्चा सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ कर दिया, सेकंड क्वार्टर का खर्चा सेकंड क्वार्टर में हो गया, खत्म बात। ये तीनों ट्रीटमेंट सही है, बस एक में गलत था, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 9,14,000 रुपए, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया। तो ये तीनों करेक्ट है, इस पे नोट्स आ जाएंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। द ट्रीटमेंट मेड बाय कंपनी इज करेक्ट, ट्रीटमेंट मेड बाय कंपनी इज करेक्ट। सेकंड क्वार्टर का खर्चा सेकंड क्वार्टर में कर रहे हैं जी, सही कर रहे हैं, कहानी सुनानी और क्या है। अच्छा ये देखो आंसर 9,14,000 ही आएगा, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ना, ये 9,14,000। बाकी तो आपको पता है नोट्स लिखने होते हैं कि AS25 के हिसाब से जी डेफरमेंट नहीं कर सकते, प्रीपोन नहीं कर सकते, जिस क्वार्टर का बिलोंग करता आइटम उसी क्वार्टर में रहेगा। अगर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सेकंड क्वार्टर में राइट ऑफ किया है तो सही किया क्योंकि उसी क्वार्टर का है। एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो सही किया क्योंकि उसी क्वार्टर का। रिपेयर को राइट ऑफ किया तो सही किया क्योंकि उसी क्वार्टर का। वो 3 पॉइंट लिख के आपने ये आंसर बना देना है, आपके 5-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 7 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको रीजंस तो बताने पड़ेंगे आपको। मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया बेटे, मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया। अगला क्वेश्चन किस चीज पे है? ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसे बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूं। ये क्वेश्चन है स्टाफ ट्रेनिंग पे।
ये क्वेश्चन है स्टाफ ट्रेनिंग पे कि इन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50 लोगों को ट्रेन किया है, कोई जीएसटी लॉ आया और उस पर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, तो स्टाफ को इन्होंने ट्रेन किया है, 15 लाख रुपए लगा दिए। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या ये 15 लाख रुपए जो हमने ट्रेनिंग पे खर्च किए हैं, क्या इसको हम इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लें? तो आपने पेपर में क्या लिखना है, AS26 पैराग्राफ 56 आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको एज एन इंटेंजिबल हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। उसके पीछे का रीजन बताया था मैंने आपको, ये जो स्टाफ है ये ह्यूमन है, और ह्यूमन है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी रिजाइन करके भाग जाएगा, तो आपका ट्रेनिंग का पैसा कभी भी वेस्ट हो सकता है। कोई लाइसेंस हो, कोई पेटेंट हो, कोई ट्रेडमार्क हो, तो वो तो आपके पास रहते हैं, लेकिन ह्यूमन को कैसे रखोगे? ह्यूमन एसेट्स को आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते क्योंकि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कभी भी जॉब छोड़ के जा सकते हैं, इनकी कभी भी डेथ हो सकती है, ये कभी भी फिजिकल डिसेबल हो सकते हैं। मेरी बात समझिए, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया ऑफिस से जाते वक्त, आप क्या कर लोगे बताओ? तो ह्यूमन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, ये इंटेंजिबल नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया अगले पार्ट में, इन्होंने अगले पार्ट में क्या बोला जी, 10 लोग हैं और ये 3 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, आप बताओ क्या करोगे? तो हमारा आंसर अभी भी वही है कि अगर ये 10 लोग हैं और 3 साल तक आपके साथ बाउंड है काम करने के लिए, आप स्टाफ ट्रेनिंग को अभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये रिजाइन नहीं कर सकते, इनकी डेथ तो हो सकती है, ये फिजिकली डिसेबल हो सकते हैं, तो ये कभी भी आपका स्टाफ ट्रेनिंग कभी भी वेस्ट हो सकता है। तो आपका उनके साथ चाहे एग्रीमेंट साइन है सर्विस का, तब भी आप इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्टाफ ट्रेनिंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ह्यूमन एसेट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो स्टाफ ट्रेनिंग पे एक पूरा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ये नोट्स लिख के आना जो मैंने बोले आपको। कितने नंबर का क्वेश्चन है जी? 7 नंबर का क्वेश्चन, थ्योरी लिख के आनी। ये क्वेश्चन नंबर 2A है बेटे, ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है, AS27 ज्वाइंट वेंचर वाला, मैंने लिस्ट बना रखी है। ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप पेज नंबर देखना चाहें तो पेज नंबर 223 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। सेकंड मॉड्यूल में जाओ, 223 नंबर पेज पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, कट कॉपी पेस्ट डिक्टो। वैसे स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में वहीं से उठा के दे दिया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये हमारे पास है जी 2B, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको रीड कराता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया 4 नंबर के लिए इन्होंने। देखो क्या कहते हैं जी, अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैश, अगर कैश में कोई चेंज आता है, डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कैश फ्लो। बात को समझो, अ चेंज इन अमाउंट ऑफ कैश, आपका कैश चेंज हो रहा है, डज नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कैश फ्लो। ये जरूरी नहीं है कि आपका कैश फ्लो चेंज हुआ है, नहीं समझे? मेरे पास 1000 रुपए हैं, वो 1000 से 1200 हो गए, तो ये जरूरी नहीं है कि जो 200 रुपए बढ़े हैं वो कैश फ्लो की वजह से बढ़े हो। ये स्टेटमेंट है, 1000 रुपए का कैश 1200 हो गया, पर ये जरूरी नहीं है कि वो 200 रुपए कैश इनफ्लो हुआ आपके पास। कहते हैं आप इसको एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू फॉरेन करेंसी कैश इक्विवेलेंट। खुद ही बता गया आंसर, नालायक कहीं का। मेरे पास अगर जेब में $100 हैं और मैंने जब ये $100 दिए थे, 60 रुपए का रेट था, बैलेंस शीट आते आते रेट 65 हो गया, तो आपको पता है ये मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, तो ये जो 6000 रुपए का कैश है ये 6500 हो जाएगा। तो जो 500 रुपए का कैश बढ़ रहा है, कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, तो ये जो 500 रुपए आपके बढ़े हैं ये फॉरेन करेंसी चेंज की वजह से बढ़े हैं। और जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो आपको पता है ऑपरेटिंग से लेस करते हैं और क्लोजिंग कैश में से भी लेस करते हैं इसको, क्योंकि नॉन कैश फ्लो है, ना कुछ आया ना गया। $100 है, पहले 6000 के थे, अब 6500 के हैं, तो 500 रुपए कैश तो बढ़ गया आपका क्लोजिंग कैश, लेकिन पैसे नहीं आए आपके पास। तो एक्सचेंज गेन को नेट प्रॉफिट से लेस करते हैं और क्लोजिंग कैश से लेस करते हैं। यही इसका एग्जाम्पल और यही स्टेटमेंट है इसकी। तो आपको पेपर में क्या लिखना है इसके ऊपर कि जी अगर आपके पास फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज हैं और क्लोजिंग रेट ओपनिंग से ज्यादा हो जाता है, तो क्लोजिंग कैश तो बढ़ेगा लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा। ये तो स्टेटमेंट का आंसर हो गया। फिर एग्जाम्पल आपको जो मैंने जो स्क्रीन पे लिया है यही एग्जाम्पल वहां चिपका देना कि जी हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 100 USD है, 60 रुपीज का रेट था ओपनिंग में, क्लोजिंग में 65 है, तो ये 500 रुपए बढ़ गया लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। और जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो एक्सचेंज गेन को हटा देंगे ऑपरेटिंग से और क्लोजिंग कैश को हम 6000 रुपए दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटे आपका। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, क्या करेगी आपकी स्मार्ट स्टडी अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो। फिर मैं आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3A में, और ये जो 3A है
ये AS23 और AS18 इनको मिक्सअप करके बनाया है इन्होंने, इसको मिक्सअप करके बनाया है। और इसका जो थर्ड पार्ट है बेटे, ये मेरी समझ से बाहर है, ये आपको रटना पड़ेगा। थर्ड पार्ट मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे बनाया इन्होंने, पर आपको रटना पड़ेगा। मैं एक बार क्वेश्चन शुरू करता हूं। ट्राइडेंट होल्ड्स 85% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ गंगा। मैं लिख लेता हूं, एक कंपनी है ट्राइडेंट और एक कंपनी है गंगा, इसके पास 85% शेयर है, तो ये बन गया होल्डिंग, ये बन गया सब्सिडरी, ठीक है। ट्राइडेंट ऑल्सो डायरेक्टली होल्ड्स 12% इक्विटी शेयर्स ऑफ यमुना। एडिशनली गंगा होल्ड्स 9% इक्विटी शेयर्स ऑफ यमुना। एक और कंपनी है यमुना, इसके पास है 9% और इसके पास है 12%। अब मुझे एक बात बताओ, 9 इसके पास है, 12 इसके पास है। जब मैं CFS बनाऊंगा तो CFS का मतलब क्या है? T+G। ट्राइडेंट और गंगा इकट्ठे हो जाएंगे तो 12 + 9 21% हो जाएगा। तो जब CFS बनेंगे तो ये जो यमुना है ये एसोसिएट बन जाएगी। आपको मैंने क्लास में कराया हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको इकट्ठा करते हैं CFS में, 21% से आपका एसोसिएट बन जाएगा और AS23 लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत है? देखो क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं। दी मैनेजमेंट ऑफ ट्राइडेंट इज प्रिपेयरिंग CFS बना रहे हैं 31 मार्च 26 के लिए। आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू। बताओ पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, कहते बताओ रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइडेंट एंड गंगा। ये तो बच्चों वाली बात होगी। ट्राइडेंट होल्डिंग है, गंगा सब्सिडरी है। गंगा इज अ सब्सिडरी ऑफ ट्राइडेंट which is a parent company, because Trident is holding 85%, which is more than 50%. So Trident has controlling interest in Ganga। कहानी लिखनी लिख दो। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं? बताओ जी आप, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के हिसाब से CFS में क्या स्टेटस? वेदर यमुना इज एन एसोसिएट ऑफ ट्राइडेंट, शो दी वर्किंग फॉर द टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ दिस। ये बना तो रखी है 21%, यही पेपर में लिख के आनी है कि Trident has 12% direct investment in Yamuna and 9% indirectly through Ganga. So it holds 21% in Yamuna Limited, which is more than 20%. So we can say Yamuna Limited is an associate of Trident in CFS। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये बिल्कुल आसान पार्ट है और एज पर कॉन्सेप्ट है। तीसरे पार्ट सर मेरी समझ से बाहर है, मैं समझा देता हूं कि कैसे बनाया इन्होंने। ये सारा क्वेश्चन हो गया बेटे, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट में आता हूं। स्टेट द इफेक्टिव परसेंटेज शेयर होल्डिंग ऑफ ट्राइडेंट इन यमुना। क्या पूछ रहा है? इफेक्टिव परसेंटेज। इसका कोई सेंस नहीं है, सेंस नहीं बनता कुछ भी। मैं आपको समझाता हूं इफेक्टिव कैसे निकालता है। ये कहता है जी टी के पास गंगा में 85% है, ठीक है, और इसके पास यमुना में 9% है और इसके पास 12 है, तो 12 तो डायरेक्ट हो गया। इस 9 वाले में पता है ये क्या हरकतें कर रहे हैं, मैं बताता हूं। ये कहता है जी यमुना इसमें गंगा का 9% है, ठीक है, और ये जो गंगा है इसके दो हिस्से हैं, 85% तो टी का है और 15% इसमें माइनॉरिटी का है। तो ये जो 9% है इसमें से पहले 15% माइनस करो, जो माइनॉरिटी का है वो तो होल्डिंग को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग के पास तो 85% ही है। तो ये क्या करता है, 9% में से 15% माइनस करके इसको 7.65 बना लेता है और इसमें 7.65 जोड़ के कहता है ये इफेक्टिव है। मतलब गंगा के पास यमुना में जो 9% है इसका सिर्फ 85% ही इसको मिलेगा। इसमें जो ये जो 9% इन्वेस्टमेंट है इसका 15% तो माइनॉरिटी वाले ले जाएंगे। अरे पागल आदमी, ये ठीक है तूने आंसर बना दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम की बात करता है। आप एक प्रैक्टिकल बात करो, अगर मैं गंगा की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो गंगा ने यहां दिखाया होगा इन्वेस्टमेंट इन यमुना, यहाँ पे PPE, यहाँ पे इंटेंजिबल, यहाँ पे करंट एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व, लोन और करंट लाइबिलिटीज। ये जो ये है इसमें निकालते हैं 15%। ये जो एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम सीधा प्लस होते हैं होल्डिंग में। गंगा के पास जो PPE है चल ट्राइडेंट के पास, इसके इंटेंजिबल चल ट्राइडेंट के पास, इसके इन्वेस्टमेंट चल, इसमें कहां 15% निकाल रहे हो? गंगा कंपनी की कैपिटल और रिजर्व में हम 15% निकाल के साइड में कर देते हैं माइनॉरिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज तो लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम जाते हैं। ये तो फाइनल का कॉन्सेप्ट जो इफेक्टिव वाला इंडेस में पढ़ते हैं चेन होल्डिंग में। अब मैं जो बोल रहा हूं कुछ बच्चे अग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं सर इंस्टीट्यूट ने आंसर बनाया, कुछ तो लॉजिक होगा। अगर मैं बोलूंगा आप पागल बैठे हैं। इस बार के पेपर में पता है इन गधों ने क्या किया है? बच्चे ने रिकंस्ट्रक्ट की जगह लिख दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नंबर काट लिए, पूरा क्वेश्चन काट दिया इंटरनल का। इतनी मार्कशीट मेरे पास बच्चों की आंसर शीट आई है। मैं इनके स्टडी मैट में गया,
मैं जब स्टडी मैट में गया तो हर क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वर्ड यूज किया हुआ है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? स्टडी मटेरियल गलत है या वहां पेपर चेक करने वाला आदमी गधा बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूट के पास एग्जामिनर इनकॉम्पिटेंट है जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। बच्चे की एग्जामिशन मर गई, बच्चे के 59 मार्क्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में उसमें 2 नंबर दिए 10 नंबर के क्वेश्चन में से, वो बच्चा एग्जामिशन लेके बैठ, मैं क्या करूं बेटे? सर पेट लूं? भर रखे हैं गधे, भर रखे हैं गधे। जितने मर्जी मेल लिखो आप इनको, ये साले सुनते ही नहीं है। एक नंबर के इडियट और पागल लोग बैठे हैं वहां, कॉम्पिटेंट है ही नहीं लोग, क्योंकि फिक्स्ड सैलरी मिलनी है। अब हमें कोचिंग से पैसा मिलता है बेटे, देखो मैं बात स्टेट करता हूं, हमारी जो अर्निंग है हमारे हाथ में है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। हम जितना एफर्ट ज्यादा डालेंगे हमारी इनकम बढ़ती है, तो हम बहुत सीरियस है अपने प्रोफेशन। उनको मिलनी है फिक्स्ड अमाउंट। अगर किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह 50,000 है तो 50 मिलेंगे, वो काम ही नहीं करता बेटे वहां, उसको मतलब ही नहीं है बच्चे की लाइफ से। हमें मतलब है बच्चे की लाइफ से। अगर ये बात मैं बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा अगर मैं ये बात, तो मुद्दा बन जाता है, इंस्टीट्यूट की बदनामी होती है। अब अपनी मदर बॉडी को गाली देते अच्छे लगते हैं, डिग्री भी इन्होंने देनी है, रिकॉग्निशन भी इन्होंने देना है, इन्हीं की दी हुई रोटियां खानी है, अब इनको गाली देके क्या करूंगा बताओ? मन तो मेरा कई बार तो भर चढ़ जाते हैं यार, कर क्या रहा है ये, बच्चे की लाइफ खराब कर रहा है यार। तो ये जो इफेक्टिव है ना बेटे, मैं हाइपर होता नहीं हूँ, मैं नहीं गुस्सा खाता बेटे, मेरा जितना मर्जी नुकसान हो जाए मैं गुस्सा नहीं खाता, नहीं खाता बेटे मैं गुस्सा। मैं दिखाता हूँ आंसर कहाँ गया, ये तो जीनत वाला को या 2 हो गया, ये देखो 19.65 निकाला होगा इन्होंने, ये तो एग्जाम्पल ही होगा जो मैंने आपको दिया था अभी। ये देखो, ये आंसर 2 ठीक है, 21% निकाल रखा है। जब तीसरे में आते हैं ना, ये देखो ना, ये इनकी हरकतें हैं, ये इनकी हरकतें हैं। इफेक्टिव कौन सी इफेक्टिव होल्डिंग, पागल हो गया था। ये तीसरा पार्ट रटने वाला बेटे, देख लेना कैसे करना है। अच्छा जी सर, मैं आ गया इनके क्वेश्चन पेपर में, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ये बेटे 3B आ गया, ये 3B AS10 का एक जनरल क्वेश्चन है। ये A लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद गामा लिमिटेड, ठीक है, टू बाय अ कस्टम मेड मशीन 1 लाख रुपीज। पहली बात, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टम मेड मशीन है, 1 लाख रुपए की आपको देने ही पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ 25-26, इस साल के एंड में, बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन, मशीन की डिलीवरी अभी हुई नहीं है, ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हमने, ठीक है। ए लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमने मशीन ऑर्डर कर दी, मशीन ऑर्डर करने के बाद अभी डिलीवरी हुई नहीं है मशीन की, और प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया। अगर प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया तो पुरानी मशीन का करोगे क्या? वो तो वेस्ट हो गई, पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, स्क्रैप करनी पड़ेगी। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर, ये तो पुरानी मशीन है जी। इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर, स्क्रैप करने का मतलब जीरो, आपको पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आपको स्क्रैप करनी पड़ेगी। और जो एक्सपेक्टेड स्क्रैप है वो नील है। बताओ जिसकी एंट्री बताओ, अकाउंटिंग है, लॉस है, पहली एंट्री पास करूंगा। चेंज इन मेथड अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 1 लाख रुपीज, और सेकंड एंट्री पास करूंगा, P&L अकाउंट डेबिट टू चेंज इन मेथड 1 लाख रुपए, चेंज इन मेथड टू सप्लायर P&L टू, राइट ऑफ कर दो। ये तो फालतू का अकाउंट है, राइट ऑफ हो गया। एंट्री तो P&L टू सप्लायर ही होगी बेटे, और सप्लायर टू बैंक हो जाएगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा आपको। और पता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोल देते हैं? एक और टर्म है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। वैसे मैं इंडिया 37 में ये टर्म यूज करता हूँ फाइनल में। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट विद अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता और पैसे देने पड़ेंगे, वो ऑनरस हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑनरस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये यूज करना वर्ड, ये यूज करो, जैसे आपकी इच्छा है। ये देखो आंसर, ये इसकी एंट्रीज दे रखी है, जैसे मर्जी बना लो। लाइबिलिटी फॉर परचेज का मतलब ये क्या है? सप्लायर ही तो है बेटे, मैंने सप्लायर लिख दिया, उन्होंने लाइबिलिटी फॉर परचेज लिख दिया, एक ही बात है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, किस चीज का है? अरे ये तो मर्जर का क्वेश्चन है, मर्जर का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मर्जर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाऊं इसका आंसर, कुछ गलतियां हैं इसमें भी। ये देखो मर्जर का क्वेश्चन है,
ये रहा, अमेलगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब हम मर्जर की बात करते हैं तो रूल चेंज हो जाते हैं। सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे, वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व बुक वैल्यू पे, उसका बिजनेस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, 90% शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें बताई थी। परचेज कंसीडरेशन का डिफरेंस शेयर कैपिटल के साथ निकाल के लॉस ऑन मर्जर, प्रॉफिट ऑन मर्जर आएगा और कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। प्रॉफिट तो जाता है कैपिटल रिजर्व में, लॉस पहले कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होता है, नहीं है तो जीआर से, फिर पीएनएल से। आपको बताई थी पूरी बात, मैंने इनका आंसर पढ़ा। पहले एक बार पीसी देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ नो आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस, एक शेयर मिलेगा बस। कितने प्रीमियम पे? 2 रुपए के। कितने शेयर के लिए? 5 के लिए। लो कर लो बात, 5 के लिए एक शेयर, 1:5 का रेशियो है। पीसी तो बहुत कम आएगा। मैं गया इनके पास, तो इनके पास कैपिटल कितनी है? 5। मैंने लगाया 5, 5 के लिए एक, और 10 रुपए की कैपिटल, 2 रुपए का प्रीमियम। ये रुपीज है ना? हाँ ये तो रुपीज है ना। तो देखो पहले 5 लिया, इसको मैंने 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किया। ये सारे फिगर्स किस में है? ये सारे फिगर्स किस में? करोड़ में है सर। ओके ओके, 5 करोड़ रुपए लिए हमने। पहले मैंने 10 रुपए से डिवाइड किया 5 करोड़ रुपए को, नंबर ऑफ शेयर आ गए, नंबर ऑफ शेयर आ गए 50 लाख। 5 के लिए एक, 5 के लिए एक, और 12 रुपए का शेयर है। बताओ कितना आया? ये आया 1,20,00,000 रुपए। ये क्या आया? पीसी आ गया। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितनी है? 5 करोड़। पीसी कितना है? 1.2 करोड़। तो प्रॉफिट ऑन कितना आ गया मर्जर? 3.8। अगर मैं 5 करोड़ की कैपिटल के लिए 1.2 करोड़ की कैपिटल दे रहा हूं पीसी, तो 3.8 प्रॉफिट ऑन मर्जर आ जाएगा, और ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटे। मर्जर में हम शेयर कैपिटल का कंपैरिजन, किसकी शेयर कैपिटल? वेंडर कंपनी की। वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल का कंपैरिजन हम पीसी से करते हैं। पीसी ज्यादा है तो लॉस ऑन मर्जर, पीसी कम है तो प्रॉफिट ऑन मर्जर, कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये। पर मैं जब इनकी एंट्रीज में गया ना बेटे, मेरा दिल टूट गया। मैं तो बेटे जब इनकी एंट्रीज देखी ना, दिल टूट गया मेरा। ये देखो 1.2 1.2। पहली बात तो यहाँ पे बिजनेस मर्जर अकाउंट होना चाहिए। परचेज मेथड में परचेज वर्ड यूज करते हैं, मर्जर में मर्जर। चलो इसमें मैं कोई शोर नहीं मचाता, बिजनेस परचेज लिख लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। परचेज लिख लो, मर्जर लिख लो, छोटी सी बात है। मेन कॉन्सेप्ट की बात है, इन्होंने ये प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया बेटे। यहां पे कैपिटल रिजर्व आएगा। परचेज मेथड में गुडविल और कैपिटल रिजर्व आते हैं, मर्जर में कैपिटल रिजर्व आते हैं, गुडविल हट जाती है वहां से। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया इस प्रॉफिट को। अपनी समझ से बाहर है सर, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता सर। एक और कभी बताता हूं आपको इन 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 पागलों की। आपको पता है रिजर्व्स को टेक ओवर करते हैं हम, सारे एसेट्स ले लिए, सारी लाइबिलिटीज ले ली, रिजर्व भी ले लिए। मैंने आपको मर्जर में बताया था कि अगर वेंडर कंपनी के रिजर्व परचेजिंग कंपनी लेगी मर्जर में, तो इन रिजर्व्स को शेयर होल्डर अकाउंट में नहीं डालना, रियलाइजेशन में डाल के बंद करना है। क्योंकि जो चीज हम अपने शेयर होल्डर को दे ही नहीं रहे, तो हम शेयर होल्डर अकाउंट में कैसे डाल सकते हैं? परचेजिंग कंपनी रिजर्व्स को भी ले गई, एसेट्स को भी ले गई, लाइबिलिटीज को भी ले गई, तो जो चीज परचेजिंग कंपनी ले गया वो तो मैं शेयर होल्डर को दे ही नहीं सकता। पर मैं जब इनकी एंट्रीज देखता हूँ मेरा दिल टूट जाता है। मैं क्या करूँ, क्या करूँ बेटे, इतने इतने इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे, मैं क्या करूँ। ये देखो इन्होंने क्या किया, कैपिटल को भी और रिजर्व्स को भी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दिया। ये गलत है बेटे, ये एंट्री भी गलत है ना। ये जो 10 ये जो रिजर्व्स हैं, हाँ, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाने चाहिए। इस आंसर में गलती है सर। पता क्यों गलती है? क्योंकि स्टडी मेट में भी यही आंसर है। सर क्या करें, मैं बेटे स्पीचलेस हूँ इसमें। हमें तो 25 साल हो गए पढ़ाते हुए बेटे, ढेरों किताबें पढ़ ली, ढेरों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, पता नहीं है इस तरह के काम क्यों कर रखे हैं इन लोगों ने, मेरी समझ से बाहर है। जो नया टीचर है वो तो बाबा बाबा करके पढ़ा देता है, स्टडी मेट पढ़ के आया वही बच्चे को चिपका दिया, बच्चे को अच्छा लगता है। हमारे ऐसे जो पागल बैठे हैं, जो 50-50 साल के हो गए, 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यार चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन बच्चे को सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना, कि सर पेपर में क्या करें, सर पेपर में क्या करें, पेपर में क्या करें। तो पेपर में वही करो जो स्टडी मैट में लिखा है, क्योंकि मैं आपके नंबर नहीं कटवाना चाहता। पेपर बनाने वाले भी गधे, चेक करने वाले भी गधे, तो उनको वही आंसर दो जो स्टडी मैट में है। तो स्टडी मैट में ये क्वेश्चन चेक कर लो, अगर यही आंसर डिट्टो वहाँ है, वही आंसर वहाँ चिपका जाना। कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी, रूल की ऐसी की तैसी, इंस्टीट्यूट को स्टडी मैट वाला आंसर दे दो आप। चलो जी सर, मैं आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बेटे, ये मेरा कराया हुआ है।
ये ब्रांच का क्वेश्चन है, फॉरेन ब्रांच का, मैंने लिस्ट बना रखी है इसकी। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 50 है बेटे, पेज नंबर 301 है, मॉड्यूल नंबर 2 है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन है, मेरा कराया हुआ है, इसमें मत्था मारने की कोई जरूरत नहीं है। 5B ये भी मेरा कराया हुआ है। कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है, पेज नंबर 448 है, मॉड्यूल 2 है, मेरा कराया हुआ है सर। वही एडजस्टेड परचेज वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी कंपनी फाइनल अकाउंट के कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस दिए थे जिसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन कवर किए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, ये पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए बेटे, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, इस पर नजर मार लेना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। सेकंड एमटीपी अपनी कंप्लीट है। ये 6th क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बेटे, ये आपको खुद रेफर करना है, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। थैंक यू वेरी मच।